हेलो चिल्ड्रन, हम इस वीडियो में सेपरेशन देखेंगे टू मिसिबल लिक्विड्स का। ओके हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि टू इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होते हैं। आप सबको पता है सेपरेटिंग फनल में हम डालेंगे, वो अब मिक्स ही नहीं हो सकते हैं तो वो अपने आप ही सेपरेट रहेंगे और फिर हम एक एक करके दोनों को निकाल लेंगे। अब अगर हमारे जो लिक्विड्स हैं वो मिसिबल हों, मतलब वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह मिक्स होते हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। ठीक है, तो देखो एसीटोन और वाटर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से एसीटोन और वाटर को अलग अलग करेंगे। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो ये जो नीचे आपकी जो ये फ़ोटो है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क की फ़ोटो है आपकी। ठीक है, फिट इट विद अ थर्मामीटर। तो देखो यहाँ पे आप थर्मामीटर देख रहे हो, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे। ये आपका मिक्सचर है। ठीक है, थर्मामीटर देखे यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है, तो यहाँ पे जो भी है वेपर बन के जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं डैश 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 जो है, ये हमारा वाटर कंडेंसर है। इसमें क्या होता है कि आपका कोल्ड वाटर यहाँ से आता रहता है, यहाँ से आता रहता है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके वेपर्स आए थे उनको कंडेंस कर देता है। कोल्ड वाटर जो होता है ना, वो उसकी हीट ले लेता है और यहाँ से हॉट वाटर निकलता रहता है, और जो आपका जो वेपर्स आया था वो कंडेंस होके यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 2.9। तो ये हम देख लेंगे। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। तो देखो थर्मामीटर पे हमें क्यों ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका एसीटोन, हम यहाँ पे जो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसको हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, उस पर थोड़ी नज़र रखते हैं। जैसे आपके टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, आपका एसीटोन है और आपका वाटर है। अब देखो जो एसीटोन है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है अराउंड 55-56 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है आपका जो वाटर है उसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस से हम इसको पता कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है इसको हीट करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर आपका 55-56 के आसपास पहुंचेगा, हम हीटिंग को वहाँ पे थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, 56 जैसे ही होगा तो जो एसीटोन है वो आपका वेपराइज करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एसीटोन यहाँ पे फिर कंडेंस होके यहाँ पे बीकर में आके कलेक्ट होने लग जाएगा। यस, आपको समझ में आ रहा है ना। एसीटोन आपका पहले वेपराइज होगा 56 डिग्री पे। वाटर को कुछ भी उसका वो तो सिर्फ गर्म वार्म वाटर रहेगा, उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं। अब जो टेम्परेचर होगा 57, 58, 60, सपोज जब तक 60 टेम्परेचर हुआ है, यहाँ से सारा एसीटोन वेपराइज होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो 60 या 65, 70 टेम्परेचर पे आपको ये पता है कि ये जो मिक्सचर है इसमें कोई एसीटोन नहीं रहा, इसमें सारा वाटर है और हमारा सारा एसीटोन यहाँ पे आ गया। द एसीटोन वेपराइजेज कंडेंसेज इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो यहाँ पे कंडेंसर आउटलेट है और यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो हम लोग डिस्टिलेशन किसके बेसिस पे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कंडेंसर से ड्रॉप्स आने लग जाएंगी। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे आपका जो एसीटोन है, एसीटोन जैसे ही आपका वेपराइज होने लगेगा तो आपका जो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ पे वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टार्ट हो गई है ना। वहाँ पे जो भी हीट है वो एसीटोन को लिक्विड से वेपर में बनाने में काम आ गई, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में बता सकते हैं अराउंड 55-56 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। तो जहाँ पे वो रीडिंग कांस्टेंट हुई थी वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट। तो आपको पता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब एक बॉइलिंग पॉइंट पे एक चला गया, फिर दूसरे बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरा। दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो आपसे जैसे ही कोई पूछे कि हाउ यू विल सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स, तो आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स। अब देखिए किसको हम सेपरेट करते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये लिक्विड को सेपरेट करेगा, है ना, क्योंकि हम मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। अब मिसिबल लिक्विड्स में सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि सॉल्ट वहाँ पे सॉलिड है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब है कि दो लिक्विड होने ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, सो फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू
मिसिबल लिक्विड्स। अब एक और कंडीशन क्या है, एक तो ये है ही कि 2 मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, एक और होना चाहिए दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिंग। मतलब जैसे कि आपका 56 पे एसीटोन आपका बॉयल हो रहा है, क्या अब तक कोई और कंपोनेंट हो जो कि 56 पे डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं, किसी के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही कोई कंपोनेंट टूटना नहीं चाहिए। सपोज़ अगर आपका वाटर है, ठीक है, अब वाटर को आप बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे, इसके साथ जो मिक्स है वो कंपोनेंट 100 डिग्री पे टूट नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रेक ही हो गया तो आपने सेपरेट थोड़ी किया, हमने तो जो मिक्सचर है वो ख़राब कर दिया। आप समझ रहे हैं, तो क्या दूसरी कंडीशन है कि वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, बॉयल हो लेकिन डिकम्पोज ना हो, ऐसे कंपोनेंट को ही आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सब समझ सकते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो जैसे एसीटोन है जिसका 55-56 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इसी में एक और कंपोनेंट हो जिसका 57 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपको लगता है कि आप इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे? इससे नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 55 होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल शार्प 55 पे पूरा एसीटोन जाने लग गया, क्योंकि मिक्सचर है, ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इतने पास हैं कि आपको ना शार्प पॉइंट पता नहीं चलेगा कि अब ये एसीटोन आना बंद हुआ है और अब मेरा दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो उनमें सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरा बॉयल होने चाहिए विदाउट डिकम्पोजिंग, एंड तीसरा मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए जो ये बोल रहे हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। जिन 2 कंपोनेंट्स में उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, वो आपके सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2 कंपोनेंट है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में, जो 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जैसे एसीटोन आपका 55 था और वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो देखो इनके बीच में 25 डिग्री से ज़्यादा इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो आराम से ये सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। अब देखो 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एक ही बात है क्योंकि ये डिफरेंस है ना, आप समझ रहे, 2 टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर इनको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिफरेंस करेंगे तो 25 केल्विन आ जाएगा, और दोनों अगर डिग्री सेल्सियस में और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अच्छा, अब जो ज़्यादा है उनको तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से कर रहे हैं, वो सिंपल है, ठीक है, लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज़ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन, उनको कैसे करेंगे, उनके लिए डिस्टिलेशन से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है और दिया होता है कि देयर आर 2 मिसिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर होगा डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करेंगे, और हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब देखो जो एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बड़ा आसपास है, तो इसलिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेंगे। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब देखो जो पेट्रोलियम है, आपको पता है पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही चीज़ों को मिला के बनता है, उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन, गैसोलीन, है ना, आपका वैक्स होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गैसेस को सेपरेट करना फ्रॉम एयर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेपरेट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनल कॉलम। अभी मैं आपको एपरेटस दिखा रही हूँ कि बस उसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम और ऐड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन में ये चीज़ नहीं थी, है ना, सॉरी, आपका डिस्टिलेशन में ये चीज़ नहीं थी, यस, तो ये आपका फ्रैक्शनल कॉलम है। डिस्टिलेशन में डायरेक्टली आपका जो ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है उससे डायरेक्टली कंडेंसर पे जुड़ा हुआ था और थर्मामीटर यहाँ पे था ना, तो ये जो चीज़ एक्स्ट्रा आई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में,
तो एक बार हम लोग ये देखते हैं। इज़ फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लग जाता है बीच में, किस किस के बीच में, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है और कंडेंसर के बीच में। अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसमें एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपके ग्लास के छोटे छोटे बीड्स होते हैं, मोती जैसे होते हैं, और वो पैक्ड होते हैं उसमें। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। तो देखो क्या होता है, एक बार हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। जो ए है उसका आप लगा लीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो बी है हम उसका 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ए 25 पे राइज करने लगा, ठीक है, तो यहाँ से राइज करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कूल होके, इसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा नीचे आएगा, पर टेम्परेचर ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा, 26 टेम्परेचर हो गया, 27, तो ये जाता जाएगा, ठीक है, ये चला गया और ये वहाँ पे कंडेंसर में चला गया, इसने अपनी जर्नी पूरी की। जो 28 वाला है, जो बी पार्ट है, तो देखिए इसके साथ क्या होता है, ये राइज करने लगा 27, 28 के आसपास, ये राइज करेगा, यहाँ से ना ये कंडेंस होके, ये बहुत सारे यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि ये बीड्स हैं यहाँ पे ग्लास के, तो ये वापस आके गिर जाएगा। फिर ये राइज़ करेगा क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ना थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो तो जल्दी से निकलता जाता है, ठीक है, लेकिन जिसका थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस वाला, ठीक है, तो वो थोड़ा राइज़ करेगा, कंडेंस होके वापस गिर गया, फिर राइज़ किया, फिर कंडेंस होके गिर गया, फिर राइज़ किया, कंडेंस होके गिर गया, समझ रहे हैं। तो 27, 28 डिग्री सेल्सियस पे ये होता रहेगा, जबकि जो 25 वाला है वो यहाँ से पार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो देखो क्या होगा कि जो चला गया, जो आपका ए पार्ट चला गया वो तो हमने कलेक्ट कर लिया, बी पार्ट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान के चल रहा है 28 डिग्री पे, 28 डिग्री पे ये भी बॉईल कर रहा है, ठीक है, तो ये राइज हो रहा है, पर यहाँ पे आके ना ठंडा होकर वापस गिर पा रहा है। आप समझ रहे हैं। तो देखो वो बाहर नहीं निकला, बी पार्ट बाहर नहीं गया, कंडेंसर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ए पार्ट पहुंच गया। तो आप समझ पाए कि ये जो आपका फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है उसमें ऐसे वर्क होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम ये वाला टॉपिक देखते हैं अब, ठीक है। हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट गैसेस एयर में से। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आप सबको पता है, क्योंकि आप सबको पता है कि यूनिफॉर्मली हमारी गैसेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा ऑक्सीजन है या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गई है ना, नॉर्मली ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय, अब आपने देखो पीछे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हुए देखा था कि कैसे होती है हमारी गैसेज एयर में सेपरेट, हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एक फ्लो डायग्राम है, हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो है, एयर लेंगे हम, एयर को सबसे पहले हम कंप्रेस करेंगे एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आप सबको पता है कि एयर को लिक्विफाई कैसे करते हैं, गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, और इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। तो देखो हम इसको कंप्रेस करेंगे, सबसे पहले इसको लिक्विड फॉर्म में, तभी तो बॉईल कर पाओगे ना, एक लिक्विड को ही आप बॉईल कर सकते हो, गैस को तो बॉईल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंडेंस करेंगे, ठीक है। कंडेंस करने का मतलब क्या है कि हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, तो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में, तो देखो लिक्विड एयर आपको मिली, समझ में आया। अब देखो लिक्विड एयर को अब हम हीट करेंगे, अब इसको आप नॉर्मल लिक्विड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और लिक्विड एयर को अब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आपको समझ में आ रहा है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा वो जाएगा थोड़ा ऊपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉरी, वो थोड़ा ऊपर जाएगा और वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वापस गिरता जाएगा, समझ में आया। गैसेस गेट्स सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो अब एक बार हम लोग ये देखें, तो देखो जैसे हम ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन का, अब गैस है तो ऑफकोर्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यूज़ में नहीं मिलेगा, है ना। आप ये समझ पा रहे हैं ना, हमने टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ किया था तब लिक्विड पे पहुंची है, और गैस है इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है नेगेटिव ही होता है, इसलिए हमें वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड में मिलती नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन का है -183, ठीक है, आर्गन का है फिर -186 एंड नाइट्रोजन का है -196, ठीक है।
अब आप देखिए इसमें लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा कौन सा हुआ, अब मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के को इंक्लूड करके हमारा जो लोवेस्ट टेम्परेचर वो क्या हुआ, तो हमारा जो -196 है वो सबसे कम टेम्परेचर हुआ। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद हमारा किसका हुआ, आर्गन का, और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऐसे ही है। क्योंकि आपको पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें जो बड़ा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा छोटा होता है ना। अगर आप -20 और -8 में कंपेयर करें तो आपको पता है -20 ज़्यादा छोटा है, क्योंकि वो आपके नंबर लाइन पे ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नाइट्रोजन का है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन जाएगी ऊपर, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे पहले वही तो बॉईल करेगा ना, ठीक है। तो आपने हीट करना स्टार्ट किया है, उसे वार्म करना स्टार्ट किया है, तो नाइट्रोजन सबसे पहले ऊपर राइज होगी। तो सबसे पहले कंडेंस होकर क्या गिरेगी आपके पास, नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट नंबर आपका आर्गन का आएगा, और लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जैसे ही हम एयर को लिक्विफाई करते हैं तो हम टेम्परेचर उसका -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा देते हैं, और उसके बाद हम लोग वार्म करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टेम्परेचर रीच होगा, है ना, फिर उसके बाद आपका ये होगा, फिर ये होगा। आपका जो -78 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो सॉलिडिफाई हो जाती है, वो ड्राई आइस बन जाती है। तो ये जो सब लिक्विड बन रहे हैं उस टाइम पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई आइस बन के वो निकल चुकी है, आप समझ रहे हैं। तो वो तो पहले सेपरेट हो गई। अब हमारे पास 3 मेजर ये बचे हुए हैं, और फिर इनको हम ऐसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ सी, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कि अगर आपको ऑक्सीजन ही ऑब्टेन करनी है, बाकी गैसेज में हम इंटरेस्टेड है नहीं, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंडेंस कर रहे हैं एयर को, सिंपली लिक्विड में फॉर्म कर रहे हैं ना, टू गेट लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, अभी हमने पढ़ा था ये, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, हम लोगों को जो एयर मिलेगी ना, तो देखो हमें ऑक्सीजन मिल रही है 20.9, ऑलमोस्ट 21% है ना, आर्गन 0.9, नाइट्रोजन 78.1। तो देखो ये जो है, हमने जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर ली थी, तो ये हमें एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बता रहा है कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है, और ऑल द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन 1%, है ना। ये देखो ये यही सिग्निफाई कर रहा है। अब ये वाले क्वेश्चंस आप देखिए, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, हम लोगों ने अभी पीछे किया है। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर कूल्ड, कि अगर आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो सबसे कम इसका है नाइट्रोजन, देन वील हैव आर्गन एंड देन ऑक्सीजन, है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस फॉर्म्स लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन आपका एयर बन जाएगा, मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।